नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले पेपरों में सीटेट के, तो उसे हम ध्यान देते हुए हम सभी सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और यही देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जो श्रृंखला चल रही है आप सभी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखलाएं जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसे आप बेहतरीन तरीके से अटेंड कीजिए और सेशन को शेयर कर दिया करें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ें और सीखें। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। बात करेंगे हिंदी की इंडिविजुअल जो क्लासेस हैं वह चल रही हैं, कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हुआ और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। करण निम्नलिखित में से, क्वेश्चन करण निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? क्या समावेशी शिक्षा का पृथक्करण का या मुख्य धारा शिक्षण का या एकीकृत शिक्षण का? ध्यान देंगे दोस्त, आप सभी जानते हैं जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 आई वह कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2010 को लागू की गई। 1 अप्रैल 2010 को क्या की गई? लागू की गई थी। तो इससे संबंधित आप सभी से क्वेश्चंस पूछ रहा है। करेक्ट ध्यान देंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RTE है किसकी वकालत करती है? RTE किसकी वकालत करती है? वह दोस्त किसकी वकालत करेगी? वह समावेशी शिक्षा की वकालत करती है। किसकी? इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा और राइट ऑप्शन दोस्त होने वाला है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चंस पढ़ें। करा कि कौन सा इसमें शब्द फिल किया जाएगा, ऐसा पूछ रहा है। करा या विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह कौन सा शिक्षा कहलाएगा? मुख्य धारा शिक्षा या विशेष शिक्षा या बहुल सांस्कृतिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा? जब आप बात करें तो ऐसा विचारधारा कौन सा विचारधारा कहता है? ऐसा विचारधारा कहता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ऐसा विचारधारा कहता है। कैसा कहता है? ध्यान दें, सेंटेंस पढ़े। ऐसा समावेशी शिक्षा या विचारधारा कहता है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। तो राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देंगे, जो समावेशी शिक्षा है वह समान और विशिष्ट सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है उसे हम जानते हैं समावेशी शिक्षा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक को करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? बात करें एक वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करे। या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। या विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पढ़ने। करा कि एक शिक्षक को कैसा बिहेव करना चाहिए? अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाने बच्चों को गए हैं, आप टीचर के रूप में आपका कैसा बिहेव होना चाहिए, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आप करा कि वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। करा क्यों किसी एक बात करें, किसी एक मुख्य जो बात करें किसी एक मुख्य संस्कृति की किसी एक विशेष संस्कृति को बढ़ावा देगी। तो ऐसा किसी एक विशेष संस्कृति को आपको बढ़ावा नहीं देना है। सभी संस्कृतियों का आपको सम्मान करना है, चाहे वह कोई भी संस्कृति हो, कोई भी कल्चर हो, क्योंकि हर बच्चे, हर तरह के बच्चे आपके क्लासरूम में हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिप्रेक्ष्य के बच्चे, अलग अलग वातावरण के बच्चे, अलग अलग इन्वायरमेंट के बच्चे आपके क्लास में मौजूद हैं। तो हर बच्चों को आपको क्या करना? सम्मान करना है उनकी विविधता का। तो आप बात कर रहा है कि विशेष, तो विशेष हो नहीं सकता। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं और विविधताओं का अनदेखी करे। भैया देखी करे, ना कि अनदेखी करे। अनदेखी करने से ही गलत हो गया। अगर यहाँ पर देखी होता, सम्मान होता तो बात बन जाती। या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, मतलब उनका हर संस्कृतियों का क्या करती है? रिस्पेक्ट करती है। और फिर बात करें एवं महत्व देती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वह सी ऑप्शन होगा। वह विद्यार्थियों की भी तुलना को अधिकतम करे। भैया किसी बच्चे के जो
तुलना है उसको अधिकतम करेंगे तो दिक्कत है। हर बच्चे की तुलना नहीं कर सकते हैं, सभी बच्चे का तुलना नहीं करना है। अगर आप तुलना कर रहे हैं इसका मतलब आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप टीचर के रूप में किसी बच्चे की किसी बच्चे से तुलना नहीं करिए दोस्त। तो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4th नंबर के लिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से जब सीखते हैं कर वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, कर वे सामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, कर शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों के पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। ध्यान देंगे बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं तब, कब सीखते हैं दोस्त, ध्यान देंगे कर वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। भैया पाठ्य पुस्तक को तथ्यों में उनके जो तथ्य दिए हैं उनको याद कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, उनको याद कर लेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। आपको जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है। कार्य प्रभावी रूप से कब सीखेंगे, करा कि वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल कर ले। भाई श्यामपट्ट पर जो लिख रहा है टीचर उसे उतार लेगा तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अपना स्व जागरूक नहीं होगा, इंटरनल मोटिवेट नहीं होगा, खुद से बच्चा कार्य नहीं करेगा, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग पर कार्य नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो इसका मतलब बच्चा सीखने वाला है नहीं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शंस भी नहीं हो सकता है। कृषि में करा वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो आपका राइट क्या होगा, वह हो जाएगा सी ऑप्शंस। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। भैया नियंत्रित करना क्या, नियंत्रित करने के लिए आया है टीचर तो नहीं, तो सक्रिय रूप से क्या होगा, जब बच्चा क्या होगा सक्रिय रूप से उस गतिविधि में भाग लेगा, उस गतिविधि में भाग लेगा तो बच्चा बहुत बेहतरीन सीखेगा। क्या करेगा दोस्त, वह बच्चा क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन सीखने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा 5th नंबर के लिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न कैसे पूछने चाहिए। करा दोस्त, करा पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, करा पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए बच्चों को कक्षा में प्रश्न कैसे पूछने चाहिए। करा बच्चों के लिए हतोत्साहित, पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चों को कहना चाहिए बेटा तुम पूछो, क्या तुम्हें जानकारी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, क्या और सीखना चाहती हो, कैसे और सीख सकते हो। तो आपको ऐसा कार्य करना है, ना कि बच्चों को हतोत्साहित करना है। जब अगर आप हतोत्साहित कर रहे हैं इसका मतलब है आप एक शिक्षक नहीं है, आप एक बच्चे का मार्गदर्शक करता नहीं है, बच्चे का एक सुविधा प्रदाता नहीं है, बच्चे को आप भ्रमित कर रहे हैं। तो आप टीचर के रूप में किसी बच्चे को भ्रमित कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका जो शिक्षण पद्धति है, जो आप एक टीचर हैं अपने टीचर का गुण नहीं दिखा रहे हैं। तो दोस्त आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। तरफ पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जैसे बच्चे पूछा तो तुरंत पीट देना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तुरंत कहना चाहिए बेटा क्या दिक्कत है पूछो। कर पूछने से रोकना चाहिए, एकदम गलत है, पूछने से रोकना नहीं है। कर पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, बेटा जो भी दिक्कत है वह पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 5th का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। कारण मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कारण कौन सी एक ऐसी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिससे में सार्थक अधिगम मतलब एक मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है। कर पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, कर निर्देश एवं संचालन, कर अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कर कंठस्थीकरण स्मरण। तो आप ध्यान देंगे पुनरावृत्ति अभ्यास करेंगे, बार बार चीजों को क्या करेंगे, दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो भी चीजें सही होंगी। कर निर्देश एवं संचालन, तो निर्देश और संचालन भी बात सही है, लेकिन अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया भी ये तो सही करके सीखना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना यह भी सही है। लेकिन आपसे जो डी ऑप्शन है यही हो जाएगा दोस्त गलत, क्योंकि गलत ही आपसे पूछ रहा है। तो कंठस्थीकरण करा, रट्टा मार लें, कंठस्थ कर लें और स्मरण करें, याद करें, तो ऐसा नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है। कर स्तंभ खा से क्या करना है, आपको मिलान करनी है। कर प्रतिभाशाली या फिर कर धारा प्रवाह में कमी होगा, या कर अधिगम असक्तता, कर सृजनात्मक या
कमी, असक्रियता। क्या मिलान होगा? कर धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, या मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, या आसानी से विचलित होने की आदत है, या शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। तो आप बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है? DABC या ABDC या DCAB या DCBA। क्या राइट आंसर होगा? ध्यान देंगे स्तंभ ए से और स्तंभ बी में मैं मिला रहा हूं। ध्यान देंगे प्रतिभाशाली में क्या होगा? वह शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखती है। एकदम बात कर। अधिगम आसक्तता है बच्चे में, क्या है? अधिगम आसक्तता है। तो अधिगम आसक्तता है मतलब उसमें सीखने में दिक्कतें, देखिए आसानी से विचलित हो जाते हैं। कर धारा प्रवाह में कमी होती है, पढ़ने में कमी होती है, एकदम है। धारा प्रवाह में अधिगम आसक्तता है तो धारा प्रवाह में कमी होगी। कर सृजनात्मकता है तो उस मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। तो क्या होगा? बी होगा। कर अवधान कमी, असक्रियता है, इसका मतलब आसानी से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? राइट आपका DABC आपका क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। सेवंथ का क्या होगा दोस्त? वह ए ऑप्शन राइट होगा। DABC राइट होगा। समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। करा कि प्रतिभाशाली क्या होगा? शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने में योग्यता होती है, एकदम सही है। अधिगम आसक्तता है, अधिगम अक्षमता है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो धारा प्रवाह में कमी होगी, पढ़ने में कमी, मतलब बच्चे में डिसलेक्सिया है। क्या सृजनात्मकता? बच्चा मतलब अगर क्रिएटिविटी है बच्चे में तो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है कि उसका समाधान कैसे होगा, उस जो समस्या उसके सामने है उस समस्या को कैसे समाधान करनी है, यह भी समझ जाएगा। और ध्यान कमी में असक्रियता होगा तो ध्यान देंगे आसानी से क्या होगा? बच्चा विचलित हो जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा इधर ट्रैक से हटेंगे, चीजें थोड़ा सा भ्रमित होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बच्चा क्या होगा? भटक जाएगा अपने ट्रैक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर के लिए। बताएं कर बच्चों की गलतियां कैसी करती है? बच्चों की गलतियों से क्या तात्पर्य है? कर बार बार अभ्यास करने के लिए क्या कर तुरंत सुधार देना चाहिए। कर अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देनी चाहिए। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है? क्या प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितना लापरवाह हैं। जो बच्चे गलतियां करते हैं उनका क्या तात्पर्य है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। जो बच्चे गलतियां करते हैं ऐसा आपसे पूछ रहा है, क्या उसका तात्पर्य हो जाएगा? तात्पर्य की मैं बात कर रहा हूं, आप बताएंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान देंगे करा बच्चों की गलतियां से क्या तात्पर्य है? करा बार बार अभ्यास करने से क्या कर तुरंत सुधार देना चाहिए। बस गलतियां कर रहा है इसका मतलब है बच्चा सीख रहा है, लेकिन यह तो गलत है। करा तुरंत सुधार देनी चाहिए, ऐसा नहीं। करा अधिगम का क्या है? लर्निंग का जो बच्चा है, जब बच्चा त्रुटि कर रहा है इसका मतलब बच्चा सीख रहा है, उसका एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। मतलब एक कुछ ना, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उनके जो विचार हैं, जो उनके थॉट हैं, उनमें क्या देगी? एक अंतर्दृष्टि का कार्य देती है। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है? लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन क्या है? आपका बी ऑप्शन है, इसलिए सी नहीं होगा। तो प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो बच्चा अगर गलती कर रहा है इसका मतलब है लापरवाह नहीं है, बच्चा सीख रहा है, बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है। तो गलतियां सबसे होंगी, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, सभी बच्चे गलतियां करते हैं, सभी लोग गलतियां करते हैं। अगर गलतियों को से सुधारा जाए, गलतियों को आप सुधार रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 8 का बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 9th नंबर के लिए करा मूल्यांकन को, करा इवैल्यूएशन को, करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। करा केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। करा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। करा एक अलग गतिविधियों के रूप में लेना चाहिए। ध्यान दें दोस्त क्वेश्चंस बेहतरीन है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब है कि जो लर्निंग हो रही है, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया हो रही है, जो बच्चा सीख रहा है, जो बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है उसका क्या होना चाहिए? एक भाग होना चाहिए। जब बच्चा
गलतियां करता है, मान लीजिए जब आप बच्चा सीखता है, जब बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको उसी दौरान उसको सुधारा जाए, उसमें सुधार हो। तो मूल्यांकन का यह उद्देश्य होता है, सीखने की प्रक्रिया में लगातार उसमें सुधारा जाए, चीजों को अच्छा करने का प्रयास हो। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है। कर बी ऑप्शन कर केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, एकदम गलत है। नंबर के लिए क्या मूल्यांकन का उद्देश्य होता है? क्या नंबर कितना बच्चा पाया, इसका यह उद्देश्य नहीं। करा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित, एकदम गलत है। करा कि एक अलग गतिविधि के रूप में देनी चाहिए, तो नहीं, एकदम भैया ऐसा कुछ नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? वह ए ऑप्शन राइट होगा। 9th का कौन सा होगा? 9th का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। करा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? करा एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति परख प्रक्रिया, कर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, कर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, या कर एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। बताएंगे अधिगम क्या है? अधिगम की जब आप विशेषता पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अधिगम की क्या पूछी जा रही है? विशेषता पूछी जा रही है दोस्त। अधिगम की क्या पूछी जा रही है? विशेषता पूछी जा रही है। तो आप बताएं इसमें से क्या राइट हो सकता है? ध्यान देंगे। कर अधिगम एक निष्क्रिय और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एकदम गलत है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, एकदम गलत है। जानकारी की अर्जन की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम एक प्रकार से क्या है? अधिगम की बात करें, कर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, या फिर कर एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो आप जानते हैं अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया। अधिगम क्या है दोस्त? वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया होती है अधिगम। करा अधिगम के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो उससे क्या है बेटर? डी ऑप्शन है। तो आप ध्यान दें, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की क्या है? प्रक्रिया तो है, लेकिन उससे अच्छा मैटर है कि एक सक्रिय प्रक्रिया है और एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए इसी में क्या हो जा रहा है? इसी में क्या है? इंक्लूड हो जा रहा है। जो डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इंक्लूड हो जा रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? वह डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 11 नंबर के लिए, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसा करता है? करा निश्चिंत हो जाते हैं, तब सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। करा उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दबाव में आ जाते हैं। करा किसी प्रकार से में प्रभावित नहीं होते। करा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित कर रहते हैं। बताएंगे जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब क्या होता है? तब बताएंगे तब विद्यार्थी को क्या होता है? बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा? कर निश्चिंत हो जाते हैं तब सीखने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करना बंद कर देते हैं। भैया बंद नहीं करते हैं, निश्चिंत हो जाएंगे और कहेंगे अब तो हम निश्चिंत होकर आराम करेंगे। क्या नहीं, आराम नहीं करना, बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ए ऑप्शन होगा नहीं। करा का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, एकदम गलत है। करा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। भैया प्रभावित होते हैं। करा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। करा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। कैसे रहते हैं? उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, जब बच्चों के बारे में टीचर को क्या हो? योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बच्चा सीखने में अच्छा है, बच्चा मेहनत करता है, बच्चा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करता है, तो बच्चे में क्या होता है? सीखने के लिए उत्सुकता होती है और क्या होती है? प्रेरित रहते हैं बच्चे, ऐसा करते हैं बच्चे। राइट ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 12 नंबर के लिए बताएंगे। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्य पुस्तक में से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या करा पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, करा बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुभव लगाने एवं बहुत विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, या करा पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। जी बताएंगे जब शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस प्रकार से मोटिवेट कर सकती हैं? बताएंगे एक शिक्षक कैसे मोटिवेट कर सकता है
बच्चे को प्रभावी रूप से बताएंगे कि इसमें से राइट होगा। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और आप बताएं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जी बताएं इसमें से क्या होगा। जरा पाठ्य पुस्तक में से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर दीजिए। भैया ध्यान दें, एक ही प्रकार के प्रश्न बार बार करने से कुछ हो नहीं सकता है। आप एक ही प्रकार के 1000 क्वेश्चन कर डालें, क्या उससे सीख पाएंगे? आपको 1000 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन कीजिए, उसी से निचोड़ लीजिए, उसी से कर लीजिए, लेकिन आप 50 बार एक ही पाठ्य पुस्तक के एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर अभ्यास करके उन्हें पर्याप्त रूप में मात्रा में अवसर दें। ऐसा कुछ नहीं, बार बार एक ही क्वेश्चन 1000 बार करेंगे तो उससे कुछ सीखने वाले नहीं है। अगर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देना, तो आप जानते हैं कंठस्थीकरण एकदम नहीं करना है, तो कंठस्थ की बात तो एकदम नहीं करता है। और बात करेंगे बच्चों को, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को याद करना है क्या? जो पाठ्य पुस्तक में सूचनाएं हैं उसको याद करके आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। जब तक आप उससे सीखिए, उससे समझिए, अगर उससे कंठस्थ करें तो फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चों को समस्या के बारे में साझा अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शंस। उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों को अनुमान लगाना और बहुविकल्पों जैसे प्रश्नों को, विकल्पों के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। बेटा सही है, जो समस्या है उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचो, अलग करने की कोशिश करो, कुछ यूनिक करने की कोशिश करो तो बेटर करोगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। करा कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। भाई पाठ्य पुस्तक की जो भी सारी क्वेश्चंस हैं उसकी आप समस्या समाधान लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई बात इससे सीख नहीं पाएंगे। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 13 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। करा कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व पहचान शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? कर निगमनात्मक विधि, कर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, या फिर कर परंपरागत विधि, या कर अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो बताएंगे वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल और प्रयास शामिल है, मतलब बच्चा खुद से करता है, बच्चा खुद से करने की कोशिश करा, सीखने की मेहनत करा। तो आप जानते हैं निगमनात्मक विधि क्या होता है? सूत्र से उदाहरण की तरफ ज्यादा, सूत्र से एग्जाम्पल की तरफ, उदाहरण की तरफ जाया जाता है, उदाहरण की ओर जाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा क्या? बच्चा स्वपाल कर रहा है, बच्चा खुद से सीख रहा है, बच्चा जो लर्निंग कर रहा है, खुद जो अधिगम कर रहा है वह क्या कर रहा है? खुद से मेहनत कर रहा है। तो अधिगम करता जो कौन होगा? वह बच्चा होगा। अधिगम केंद्रित विधि है, तो बच्चा खुद कर रहा, करके सीख रहा। राइट आंसर होगा बी। करा परंपरागत विधि, तो करा रूढ़िवादी विधि पर बच्चा चल रहा है क्या? रूढ़िवादी विधि चलता तो बच्चा टीचर से करता सीखता ना, तो बच्चा खुद से सीख रहा है। करा स्वपहल पर हो रही है बच्चा, इसका मतलब जो अधिगम करता केंद्रित विधि का इस्तेमाल कर रहा है। कर अंतर्वैयक्तिक, इसका मतलब अंतर्वैयक्तिक आप जानते हैं इसमें कोई बुद्धि की बात नहीं। अंतर्वैयक्तिक, इसमें हार्वर्ड गार्डनर का अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं यूज हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा हो रहा क्या? अधिगम करता केंद्रित विधि का इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, वैसे महसूस करते हैं वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। क्या करते हैं बच्चे? जब बच्चे क्या होते हैं, ध्यान दें, क्वेश्चंस को पढ़ लें। कहा कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं, क्या करते हैं दोस्त? पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, मतलब वो सोचते हैं कि हम पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, हतोत्साहित महसूस करते हैं तथा उनमें प्रयास किए बिना कार्य को आसानी से छोड़ देते हैं। क्या होगा इसमें? संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवंशिकता पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। बताएंगे इसमें से क्या होगा? जी बताएंगे इसमें से क्या होगा दोस्त? इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, मतलब वे अच्छे हैं भैया, पर्याप्त रूप से करें अच्छे नहीं है, मतलब अपने आप को सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना किसी प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देते हैं। इनकी संभावना क्या है? तो आप जानते हैं उसके संभावना क्या है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। राइट आंसर होगा आपका डी आंसर राइट होगा। हमें लग रहा है
कहीं क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। चलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा दोस्त, वह क्या होगा दोस्त, आपका राइट आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन में बात करूंगा 15 नंबर के लिए, बताएंगे कौन सा राइट। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। करेक्ट, कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। करेक्ट, विद्यालय, सरकार, मीडिया या परिवार। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का क्या माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण की बात करें, जहां पर जो प्रथम प्राइमरी सोशलाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो बच्चे जब खुद से, जहां पर बच्चा खुद पहुंच जाए, कोई ना ले जाए, वह क्या कहलाता है, प्राथमिक सोशलाइजेशन कहलाता है, प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। तो विद्यालय द्वितीयक है, सरकार क्या है, द्वितीयक है, मीडिया द्वितीयक है, परिवार क्या है, अब प्राथमिक। राइट आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन समझते चले, पढ़ते चले। बात करेंगे आप सभी के सामने आधुनिक इतिहास की क्लासेस, मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही हैं। आप बात करें, आप बैच इंडिविजुअल बैच है, आप सभी इसमें जुड़ जाएं। 1 साल वैधता के साथ 125 क्लास, मतलब 125 आवर्स की क्लास है। बात करें, आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप इसी नंबर पर बात करें और चीज़ों को सीख, आप इस नंबर पर जा करके बात कर सकते हैं, और जो भी आपको क्वेरीज हैं, जो भी आपको जानकारी लेनी है, आपको पर्याप्त रूप में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। करा बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है क्या। करे कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो बताएंगे क्या हो सकता है। 16 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। आंसर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जी, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करा कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा क्या। करा बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं है, एकदम गलत है, यह भी गलत है। करा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की जो सोच होती है वह गुणात्मक रूप से, ऐसा ही सेंटेंस जीन पियाजे का सिद्धांत कहता है, जो जीन पियाजे का सिद्धांत कहता है, वह कहता है बच्चों का सोच कैसे होती है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। तो गुणात्मक रूप से, इसे ध्यान देंगे, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, एकदम गलत है। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो सेंटेंस कहता है जीन पियाजे कहते हैं प्रमुख प्रस्ताव देते हैं, वह कहते हैं जो सोच होती है बच्चों की वह गुणात्मक रूप से आगे बढ़ती है, मतलब बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से आगे बढ़ती है, वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 70 नंबर के लिए। जेंडर क्या है। करा एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या करा एक सामाजिक संरचना है, या करा एक आर्थिक अवधारणा है, या फिर जैविक संरचना है। जेंडर की बात करें तो आप जानते हैं जेंडर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जेंडर से क्वेश्चन हमेशा आप सभी से पूछा जाता है दोस्त। तो आप बताएंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है, क्या इसमें से राइट आंसर है जी, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, आप बताइए इसमें से क्या होगा। तो आप जानते हैं जेंडर एक क्या है, एक सामाजिक संरचना है। राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन होगा। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, और आप जानते हैं क्योंकि जेंडर समाज के द्वारा बनाया गया है, जेंडर पक्षपात होता है, समाज में होता है, समाज के द्वारा एक संरचना प्राप्त है, इसलिए एक सामाजिक संरचना होगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व या स्व, या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो आप जानते हैं संवेगात्मक तो होता है, बौद्धिक भी होता है, आध्यात्मिक नहीं होता। करा शारीरिक तो होता है, व्यक्तित्व हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक नहीं होता, गलत है। करा कि सामाजिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, व्यक्तित्व है, वाला स्व इसमें बात करें तो स्व नहीं होता है। जो आयाम है, जो विकास के व्यापक आयाम हैं, जो व्यापक आयाम है उसका सही मतलब होता है, वह होता है दोस्त शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो क्या होगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एवं इमोशनल। तो क्या होगा, वह राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होता है, जो विकास के व्यापक आयाम है उनकी सही पहचान क्या है, जो व्यापक आयाम दिया गया है उनकी सही पहचान तो यही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल एवं बात करें वह एक इमोशनल। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक या विकास के व्यापक आयाम है। तो राइट आंसर क्या होगा, वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। 19 नंबर के लिए बताएंगे क्या होगा। कारण बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, बुद्धि के बारे में कौन सा इसमें से गलत है। करा बुद्धि
अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होती हैं। बुद्धि बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। क्या हो सकती है, क्या इसमें से नहीं होगा, क्या इसमें से नहीं हो सकता है? तो आप जानते हैं इसमें से क्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मतलब आपसे कौन सा सही है, सही है, इसमें से आपसे सही पूछ रहा है। इसमें से क्या पूछ रहा है, आपसे सही पूछ रहा है। तो बताइए, सही पूछ रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है। कौन सा सही है? यहाँ पर सेंटेंस ही गलत लिखा गया है। सही मतलब निम्नलिखित बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ऐसा आपको बताना है। क्या बताना है? करेक्ट आपसे पूछना, नहीं यहाँ पर शब्द नहीं है। बुद्धि के अनुभव के परिणाम, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो ऐसा नहीं। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तर्क शामिल होते हैं। बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा, इसमें क्या होगा, इसमें से क्या राइट हो सकता है, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, महत्वपूर्ण है, बताएंगे कौन सा सही है। तो आप जानते हैं बुद्धि के बारे में बताएंगे। वह बुद्धि बहुआयामी प्रक्रिया क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के रूप में पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। जैसे बात किया जाए, आप जानते हैं बुद्धि बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें से आप जानते हैं कि 8 प्रकार की बुद्धियों की बात कौन करता है? हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। उनके द्वारा कहा गया 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, उससे जुड़े हुए अलग अलग लोगों में क्या होंगी, अलग अलग लोगों में पाई जाती हैं, तो वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? वह होगा सी ऑप्शन। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। या फिर कह रहा है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तर्क शामिल होते हैं। तो आप कह रहा है बुद्धि अस्थायी रूप से सोचने की योग्यता है। तो आप इसमें से सबसे कह रहा कौन सा सही है? तो आप जानते हैं सबसे सही क्या होगा, इसमें से सी ऑप्शन होगा। सबसे सही क्या होगा, इसमें से सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषणों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, या छोटे अवयस्कों के रूप में? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। पूछ रहा आपसे इसमें से क्या राइट हो सकता है, कह रहा है इसमें से क्या राइट हो सकता है, आप बताएंगे। बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है, आप बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आपका इसमें से क्या राइट होगा? करा निष्क्रिय अन्वेषकों के रूप में, अनुकारकों के रूप में, निष्क्रिय तो एकदम नहीं होगा। करा कि खाली स्लेटों के रूप में, एकदम नहीं। करा कि छोटे वयस्कों के रूप में, नहीं। करा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चे होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या मानती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या मानती है? वह कहती है एक बच्चे एक सक्रिय अन्वेषण करता है, खोज करता है, जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से कर लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को किस तरह से देखती है? वह सक्रिय अन्वेषणों के रूप में देखती है, जो लर्निंग बाय डूइंग के रूप में देखती है, करके सीखने पर जोर देती है। लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? करा एक व्यक्तिगत गतिविधि है, कर निष्क्रिय गतिविधि है, या करा एक अनुबंधित गतिविधि है, या एक सामाजिक गतिविधि है? तो आप बताइए इसमें से क्या राइट होगा। करा एक व्यक्तिगत गतिविधि है, तो लेवाइगोस्की के अनुसार एक व्यक्तिगत गतिविधि क्या है, क्या लर्निंग? तो आप जानते हैं कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है वह? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। व्यक्तिगत गतिविधि है, अर्निंग गतिविधि, बताएंगे इसमें से क्या होगा। तो आप जानते हैं जो लेवाइगोस्की मानते हैं, लेवाइगोस्की कहते हैं बच्चा किससे अंतःक्रिया करता है? समाज से अंतःक्रिया करता है। समाज से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करता है, इसका मतलब बच्चा समाज से अंतःक्रिया करने वाला है। तो करे एक व्यक्तिगत गतिविधि है, तो व्यक्तिगत गतिविधि तो मानते नहीं, बच्चा को व्यक्तिगत गतिविधि नहीं मानते हैं। कौन मानता है व्यक्तिगत गतिविधि? जीन पियाजे मानते हैं, जीन पियाजे मानते हैं। तो जीन पियाजे मानते हैं। हमसे लेवाइगोस्की पूछ रहा है, तो लेवाइगोस्की से संबंधित हमें लर्निंग की बात करा, अधिगम की बात करा, इसलिए आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा। कर निष्क्रिय गतिविधि एकदम गलत, कर अनुबंधित गतिविधि एकदम गलत। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में कौन मानता है? लेवाइगोस्की मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 22 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
काल के बच्चों को विशेषता है, कर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कर विलंबित अनुकरण, कर विचारों का अनुक्रमणीयता, कर वर्तुल प्रतिक्रियाएं। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जी बताएंगे इसमें से पूछ रहा है दूसरी अवस्था की पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है, तो इसमें से क्या राइट हो सकता है। 22 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से करेक्ट होगा। 22 नंबर के लिए आप बताएंगे क्या राइट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप जानते हैं वह क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या होगा इसमें, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या विलंबित अनुकरण या विचारों का अनुक्रमणीयता या वर्तुल प्रतिक्रियाएं, क्या हो सकता है इसमें से राइट आंसर। तो विशेषता है, विचारों की अनुक्रमणीयता क्या होगा, क्या होगा बताएंगे। तो अनुक्रमणीयता, विचारों की अनुक्रमणीयता की बात कर रहा है, पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है, तो ध्यान देंगे वह क्या होगा, वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, सेकंड की बात 2 से 7 की बात कर रहा है, 2 से 7 ईयर की बात कर रहा है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, तो पूर्व क्रियात्मक में क्या होगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या विलंबित अनुकरण। तो अनुकरण वाला तो आएगा आपका फर्स्ट में आएगा, या तो हो नहीं सकता है। कर विचारों का अनुक्रमणीयता आएगा, राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विचारों का अनुक्रमणीयता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कर बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता रूप से पूर्व निर्धारित है क्या। करा कि बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। कर बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। कर बच्चों को सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। वेरी गुड, आप ध्यान देंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा, कर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता होती। देखिए आनुवंशिकता सिर्फ नहीं होगी, उसके साथ साथ वातावरण भी होना चाहिए, उसके साथ साथ वातावरण भी होना चाहिए। तो केवल करा आनुवंशिकता तो कर द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, पूर्व निर्धारित नहीं होती है। कर पहले से क्या पूर्व निर्धारित होती है, आनुवंशिकता के साथ मिल जाती है, ऐसा नहीं। कर बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम क्षमता को निर्धारित और सीमित करते हैं, एकदम नहीं। उनको उनकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसा नहीं निर्धारित करते हैं कि जब बच्चा मान लीजिए किसी पृष्ठभूमि का है, निम्न पृष्ठभूमि का है, उसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है, तो क्या बच्चा पहले से और निर्धारित कर देगा क्या, सीमित कर देगा क्या, निर्धारित करता है, ऐसा नहीं करता। पर बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, एकदम नहीं है। अधिगम के लिए क्या करना होता है, करा बच्चों को अधिगम हेतु क्या करना होता है, करा प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार और दंडित करना होता है, एकदम ऐसा नहीं करता है। कौन, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सा सेंटेंस अच्छा है इसमें से, राइट आंसर होगा डी। सभी बच्चों को सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, एकदम प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम है। सीखने में क्या है, बच्चे सक्षम है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए क्या है, स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बस सिखाने वाला मिले, उसे समझाने वाला मिले, उसे अच्छा टीचर मिले तो बच्चा खुद सीख जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह सीखने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर वैसा नहीं मिलता है, वैसा टीचर सिखाने वाला नहीं मिलता है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। तो ऐसा ही आपका राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन, क्योंकि अगर टीचर अच्छा मिल गया तो बच्चे को स्वाभाविक रूप से वह अच्छे से सिखा जाएगा। तो सब बच्चा चाहता है सीखने के लिए, और सीखने में क्या होते हैं, सक्षम भी होते हैं बच्चे। तो राइट आंसर क्या होगा, वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। 24 नंबर के लिए बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। चाल करा है आपसे, करा चाल विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी उनमें चाल विकास का क्रम कैसा होता है, किस तरह से होता है। करा अधोगामी, शीर्षगामी या परिष्कृत या स्थूल चालक, या करा चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या करा परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास या परिष्कृत स्थूल चालक विकास, या शीर्षगामी या फिर अधोगामी। बताएंगे ऐसा क्या है। चाल विकास की दर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी उनमें चाल विकास क्रम कैसा होता है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, बताएंगे आप बताइए क्या हो सकता है। तो जो चाल विकास की दर व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, सही है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं,
तो फिर भी उनका चाल विकास कैसे होगा? पहले स्थूल चाल का विकास होता है। कैसे होता है? पहले बड़े भाग का होगा, पहले क्या होगा? स्थूल का होगा, स्थूल से सूक्ष्म तक, स्थूल से सूक्ष्म तक होता है। जैसे पहले बात करेंगे बच्चे का विकास कैसे होगा? व्यक्तिगत तो होता है, लेकिन पहले बड़े भाग का विकास होगा, फिर छोटे भाग का विकास होगा। इसलिए स्थूल परिष्कृत स्थूल चालक विकास होगा, फिर क्या होगा? परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास होगा। राइट आंसर क्या होगा? वह बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा दोस्त? वह होने वाला है आपका बी ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले क्या होगा? बच्चे का स्थूल का भाग होगा, बड़े भाग का विकास होगा, चालक का विकास होगा, फिर बच्चे का सूक्ष्म चालक का विकास होता है। पहले सूक्ष्म नहीं होगा, पहले स्थूल होगा, मतलब बड़े भाग, बड़े जैसे मान के बच्चे पैरों पर खड़ा होना सीखता है, फिर हाथ को किसी जैसे बात की उससे क्या? उससे फुटबॉल को मारना सीखेगा। पहले तो खड़ा होना सीख ही नहीं पाया, पहले फुटबॉल को मार पाएगा क्या? एकदम नहीं। बच्चा क्या होगा? पहले वह खड़ा होना सीखे, तो इसलिए क्या होगा? पहले स्थूल का फिर सूक्ष्म का होगा। राइट आंसर क्या होगा? 24 का बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन में बात करूंगा 25 नंबर के लिए। बताएं वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवधि, या बाल्यावस्था की समाप्ति, या फिर किशोरावस्था। तो वह अवधि जो वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है वह क्या कहलाती है? आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा? वह क्या हो सकता है? आप बताएंगे इसमें से क्या होगा? तो आप जानते हैं वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह कौन सा काल कहलाती है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है? वह किशोरावस्था कहलाती है। राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। 25 का डी ऑप्शन होगा। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? आप जानते हैं जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे बच्चों को सक्रियता के रूप में ध्यान देते हैं। कहते हैं बच्चे को वातावरण, बच्चे का एनवायरमेंट से बच्चा अंतःक्रिया करके करेगा और अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा। प्रेक्षणात्मक अध्ययन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अनुकूलन करके सीखते हैं। तो आप जानते हैं प्रेक्षणात्मक अध्ययन किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का। तो एकदम गलत होगा, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चा नहीं चलेगा। आपसे पूछ रहा है किसके अनुसार? आपको पूछ रहा है जीन पियाजे के अनुसार, तो ए ऑप्शन होगा नहीं। वो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। तो आप जानते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार भी नहीं चलेगा बच्चा। तो थॉर्नडाइक के व्यवहारवादी हैं, तो यस और बॉन्ड के तहत चलता है बच्चा? एकदम नहीं। वह पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है? एकदम गलत है। पुरस्कार और दंड के आधार पर बच्चा क्या करता है? सीखता नहीं है। अब बात करें सी ऑप्शन भी नहीं होगा। जीन पियाजे मानते हैं ज्ञान को सक्रिय रूप से, ज्ञान को क्या करते हैं? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हुए जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और विश्लेषण करते हैं। तो आप जानते हैं बच्चे को एक कैसे रूप में देखते हैं? सक्रिय, ज्ञान के सक्रिय के रूप में जीन पियाजे देखते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका? वह हो जाएगा दोस्त आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? क्योंकि ध्यान देंगे जीन पियाजे के अनुसार पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आपसे अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बता रहा है, बी ऑप्शन में आपके थॉर्नडाइक के अनुसार कह रहा है, सी ऑप्शन में आपका व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं। डी ऑप्शन में क्या कर रहा है? वह कह रहा है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। राइट आंसर होगा वह 26 का डी ऑप्शन। 27 नंबर के लिए बताएंगे मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या आम केंद्रता। ध्यान देंगे जब आपसे पूछा जाए जो बच्चे खुद से बात करते हैं, जब बच्चे देखते होंगे छोटे बच्चे हैं वह खुद से मुंह को बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका तात्पर्य क्या होता है? तो मौखिक रूप से जब बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से क्या करते हैं? बातें करते हैं, संवाद करते हैं, तो लेवाइगोस्की उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, या उसे बोला जाए प्राइवेट स्पीच, या उसे बोला जाए निजी वार्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजी वार्ता। क्या बोलते हैं उसे? निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता, ऐसा बोलते हैं। अगर आपसे दोस्त यही पूछ लेता कि इस मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं जीन पियाजे के अनुसार क्या? जीन पियाजे इसे क्या कहते हैं? जीन पियाजे इसे क्या कहते हैं? अगर ऐसा कुछ पूछ लेता तो आपका जो राइट आंसर हो जाता वह हो जाता क्या होता दोस्त? वह हो जाते आपके वह होता उसका आंसर अहम केंद्रता होता है।
अहम केंद्रता होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है किसके, जिन आपसे पूछ रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार, ले वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन होगा। जिन पियाजे के अनुसार पूछिएगा तो डी ऑप्शन हो जाता। लेकिन जब बात करें तो मौखिक संवाद करते क्यों है बच्चे, मौखिक संवाद इसलिए करते हैं जिससे अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लें, ज्ञान को ग्रहण कर लें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सरलता प्राप्त कर लें और सीखते चलें। बात करें 28 नंबर के लिए बताएंगे, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां व व्यवसाय तथा रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता या विकसित जेंडर पहचान। तो आप जानते हैं खिलौनों, किसी खिलौनों को जोड़िए, बात करें खिलौनों को, जैसे बात करें खिलौनों के साथ लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं, लड़के घोड़ों के साथ खेलेंगे, आप इस तरह से कभी कभी आप देखते हैं, कहते हैं कि लड़कियां जो हैं खिलौनों के गुड़ियों के साथ खेलती हैं, लड़कियां जो है गुड़ियों के साथ खेलती हैं, लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं। तो इस तरह के क्या होगा, इस तरह के कह रहा है कि पहनावे की वस्तुएं, जैसे लड़कियां क्या, लड़कियों का पहनावा दूसरा है, लड़कों का पहनावा दूसरा है, तो इस तरह कह रहा है घरेलू सामग्री, जैसे कोई सामग्री हो गई, व्यवसाय, जैसे व्यवसाय में क्या करेंगे, लड़के जो है लड़के बाहर के कार्यों को करेंगे और लड़कियां घर के कार्यों को करेंगी, ऐसे कुछ रंगों को जोड़ा गया। जैसे रंगों की बात करें, जैसे लड़कियों को लोग कहते हैं कि पिंक कलर ज्यादा पसंद होते हैं, तो इस तरह के कलर को भी जोड़ा जाता है कभी कभी। तो इस तरह की क्या बात करें, साथ संबंधित करना क्या कहलाएगा, वह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता। राइट आंसर क्या होगा, वह 28 का आपका दोस्त ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा 28 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा, वह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, 29 नंबर के लिए एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में, एक प्रारंभिक छोटे लेवल की बात कर रहा हूं, 1 से 5th की बात कर रहा है, प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे हम क्या करनी चाहिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। बात करें छोटे लेवल पर बच्चे जब गांव प्राथमिक लेवल पर छोटे बच्चे होते हैं, जब 4-5 साल के बच्चे होते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो बच्चे घर की भाषा, अपने गांव की भाषा, क्षेत्रीय भाषा के बारे में जानते हैं, तो उनके सम्मान करना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए उसी भाषा में। इस बात की बात करता क्या, प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बच्चे को क्या बात कर रहा है, कैसा करना चाहिए, उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, अपेक्षा एकदम नहीं करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए दोस्त। क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी अपने पृष्ठभूमि से घर से उठकर आए हैं विद्यालय में, तो उनको ऐसा माहौल दे, घर की माहौल मिले तो बच्चा सीखेगा। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, एकदम संचय करना चाहिए, उनको शामिल कर लेना चाहिए। उनके जो उनके ज्ञान है, जो उनका बच्चा घर से ले आया है अपना अनुभव, उनको क्या करना चाहिए, उसमें शामिल करेंगे। उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके क्या करेंगे, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई जानकारी देंगे। जब नई जानकारी बच्चे से पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ देंगे तो बच्चा अपने ज्ञान को अच्छे से प्राप्ति कर लेगा, उसे रिलेट हो पाएगा कि हाँ हमारे बारे में सभी सोच रहे हैं, जो हम पहले से जानते हैं उससे रिलेट करके चीजें बता रहे हैं, मैं कुछ नया सीख रहा हूं। तो ऐसा आपको करना है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वीकार होता तो बात बन जाती, लेकिन कह रहा कि अस्वीकार करना चाहिए, तो एकदम गलत। तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, यहाँ से गलत हो गया। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, 29 का जो राइट आंसर होगा, 29 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए करा कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था पर है, सामाजिक क्रम, नियंत्रक अभिन्यास, दंड और आज्ञा अभिन्यास, कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, यंत्री उद्देश्य अभिन्यास। बताएंगे 30 नंबर के लिए क्या राइट होगा, 30 नंबर के लिए बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ने और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। जानते हैं कोहलबर्ग की बात करें, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत कहलाता है नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। और नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें, नैतिक विकास का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। और नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने 3 स्टेज में क्या दिया, अपना सिद्धांत दिया। और 3 स्टेज की बात करें, हर स्टेज में क्या क्या 2 सब स्टेज थे, 2 सब स्टेज थे। इसका मतलब है 2
उप स्तर थे, 2 उप स्तर थे। ध्यान देंगे जो 2 उप स्तर थे, मैंने 6 उप स्तर को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो पहला था दंड और आज्ञा था। दूसरे की बात करें जिसे हम जानते हैं आम केंद्रता या यंत्री सापेक्ष अवस्था। तीसरे की बात जो उसमें आती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। या फिर चौथे की बात करें जिसे हम जानते हैं सामाजिक क्रम या सामाजिक व्यवस्था अवस्था। या बात करें पांचवें की जब आप बात करते हैं तो जिसे हम जानते हैं सामाजिक अनुबंध अवस्था। और पांचवें की बात कर छठवें की जब बात करते हैं तो सार्वभौमिक की बात करते हैं। लेकिन आपसे कह रहा है ध्यान देंगे क्वेश्चंस, तो ऐसा जीन पियाजे ऐसा क्या कौन बताया था? कोलबर्ग ने बताया था। लेकिन आपसे कह रहा है कि उसमें चोरी नहीं करनी चाहिए, दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंज की कहानी आपको पता होगी, तो हिंज की वाइफ क्या थी? बीमार थी, और ऐसा कह रहा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो करा कि क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, उसे क्या होगा? पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसका मतलब दंड और आज्ञा के आधार पर क्या कर रहा है बच्चा? निर्णय ले रहा है। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। किसके आधार पर निर्णय ले रहा है? दंड और आज्ञा के आधार पर। जब बात कर रहा है जेल भेज दिया जाएगा, मतलब पकड़ा जाएगा जेल भेज दिया जाएगा, इसका मतलब है सजा की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? सजा की बात कर रहा है। जब बच्चा पकड़ा जाएगा, मतलब वह व्यक्ति पकड़ा जाएगा, बच्चा क्या कर रहा है कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा, इसका मतलब सजा की बात कर रहा है। तो दंड और आज्ञा, दंड इसका मतलब सजा और आज्ञा पालन के अभिन्यास में बच्चा है। राइट आंसर क्या होगा? दंड और अभिन्यास की अवस्था की बात करें तो पहला अवस्था क्या कहलाता है? पहला क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, और पूर्व परंपरागत अवस्था में ही क्या है? बच्चा है। पूर्व परंपरागत अवस्था में ही बच्चा है, परंपरागत अवस्था में बच्चा है। इसका मतलब बच्चे का एज कितना है? बच्चे का एज कितना है? वह जो बात करें 0 से 3 से 10 वर्ष, या 3 से 10 वर्ष उन्होंने दिया था। और इसमें 2 तरीके से बच्चा नैतिक निर्णय लेगा, वह दंड और आज्ञा के आधार पर, यांत्रिक सापेक्ष के आधार पर। लेकिन बात किया जाए तो करा जेल भेज दिया जाएगा, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन राइट होगा। इसका यांत्रिक सापेक्ष है तो इसका मतलब पहले का या दूसरा स्टेज है। या सार्वभौमिक की बात करें तीसरे का दूसरे को बोला जाता है, और दंड और आज्ञा तो पहले का पहला बोला जाता है। और बात करें सामाजिक क्रम नियंत्रक, तो इसका मतलब होगा दूसरे का दूसरे को बोला जाता है। तो दोस्त आपका राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्त आप सभी के सामने ये 30 क्वेश्चंस थे, बेहतरीन क्वेश्चंस थे और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाए गए। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और भी मैं आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखूंगा जिससे आप बेहतरीन तरीके से सीख पाएं। 30 क्वेश्चंस होते हैं, आप अपना आकलन करते रहिए कि आप कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हम सभी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।